हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज पर स्वागत है। देखिए, आज तो आपके साथ साथ मेरा भी एग्ज़ाम हो रहा है। सुबह जल्दी उठ करके और तब से लेकर के अभी तक मैंने आपको बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल करवाए हैं। मॉडल पेपर्स हम अभ्यास कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, परीक्षा में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस। और उसी सीरीज़ में ये क्लास भी मैं आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा सेकेंड पेपर का दूसरा भाग है। और इस दूसरे भाग में हम रिक्त स्थान के बाद वाले जो प्रश्न हैं वो देखेंगे। इसमें आपके पत्र एवं प्रारूप सभी प्रकार के वो भी इसमें आ जाएंगे। किताब के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो भी आ जाएंगे। लेखक परिचय, कवि परिचय वो भी आ जाएंगे। और साथ ही साथ निबंध लेखन भी इसमें आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। पहले वाले भाग में तो ऑप्शन मिलते हैं आपको, लेकिन दूसरा वाला जो भाग होता है इसमें आपको लिखना होता है। तो अगर आप वास्तव में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं और पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे स्किप मत करिएगा, पूरी क्लास देखिएगा और एंड में क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। और अब हम आगे बढ़ते हैं सीधा हमारे इसके जो पार्ट बी है जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर हम चलेंगे। तो अब यहाँ जो है ना वो एक अपठित गद्यांश को देखेंगे और एक अपठित पद्यांश को देखेंगे। ये गद्यांश और पद्यांश बड़े इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम आपकी परीक्षा में आ सकता है। मैंने इंग्लिश में आप देख सकते हो ना, एक एक क्वेश्चन किस तरीके से आपको करवाया था और वो का वो सेम परीक्षा में आया है। तो इसी तरीके से आपकी हेल्प होगी। अगर ये गद्यांश आपकी परीक्षा में आता है तो निश्चित रूप से ये जो प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं वो सेम के सेम प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आपको उत्तर भी वो का वही परीक्षा में लिखना है। तो एक बार फटाफट से हम इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। मैं फटाक से पढ़ लेता हूँ, आप लोग सुनेंगे और आंसर आप लोग जो है वो मिलान करते जाइए। नगरीकरण की प्रवृत्ति सारे विश्व में काम कर रही है। तो अब देखो, एक प्रश्न बनता है, जो प्रश्न ये होता है कि उपयुक्त शीर्षक क्या है इस गद्यांश का, तो वो रहेगा नगरीकरण की प्रवृत्ति। हमेशा ध्यान देना, अगर मान लीजिए ये आ गया आपकी परीक्षा में तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई दूसरा आ गया तो आप गद्यांश में से जो शीर्षक ढूंढेंगे वो आपको पहली पंक्ति में मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि नगरीकरण की दिशा स्पष्टतः छोटे समुदायों की समाप्ति की दिशा है। भारत में भी शहरों की जनसंख्या अभी प्रतिवर्ष 35 लाख के हिसाब से बढ़ रही है। भले ही मनुष्य के पास तर्क और बुद्धि है और वह अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है, विज्ञान में ऐसा कुछ निहित नहीं है जो मनुष्य को विशाल विकटाकार बस्तियों में अव्यवस्थित रूप से रहने को बाध्य करता हो। वर्तमान नगरोन्मुख प्रवृत्ति, तो अभी प्रवृत्ति है नगरों की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति। नगरोन्मुख प्रवृत्ति के कुछ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं। वे शाश्वत नहीं हैं और उन्हें प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं कि आज गांव जैसा है वैसा ही यदि रहता है तो नगरीकरण की प्रवृत्ति रोकी नहीं जा सकती है। लेकिन यदि मानव समाज का निर्माण छोटे प्राथमिक समुदायों के आधार पर ही करना है तो आज के गांवों को भी बस्तियों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जो हर दृष्टि से आकर्षक होंगी और तब सामान्यतः कोई भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहेगा। तो ये बात कही गई है कि नगरीकरण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें गांवों का विकास करना पड़ेगा। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति हम पहली पंक्ति में देख चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते जाएं, स्किप मत करिएगा। तो आप इसे देखते जाएं। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है कि वर्तमान में किस प्रवृत्ति का विकास हो रहा है? हमने देखा वर्तमान में बच्चों नगरीकरण की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। नगरीकरण का मतलब होता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा नगरों की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा लोग बॉम्बे जाते हैं, लोग कोलकाता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, अपने अपने गाँव छोड़ करके लोग जा रहे हैं रोजगार के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आधार पर मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है? तो मनुष्य तर्क और बुद्धि के बल पर मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से क्या बदला जा सकता है? बच्चों, प्रबुद्ध मानवीय प्रयत्न से नगरीकरण की प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि नगरीकरण की प्रवृत्ति को कैसे रोका जा सकता है? तो हम गांवों का विकास करके नगरीकरण की प्रवृत्ति को, गांवों का आकर्षक विकास करके नगरीकरण की प्रवृत्ति को हम रोक सकते हैं। गांव में ही रोजगार के संसाधन पैदा करके हम इसे रोक सकते हैं। प्रतिवर्ष शहरों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है?
भाई जब बाजारीकरण हो रहा है, सुख सुविधाओं और नगरीकरण के कारण जो है वो शहरों की जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है, और यही चीज़ें अगर गाँवों में अगर बढ़ा दी जाए या इन सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए तो फिर नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। अब हम करेंगे एक अपठित पद्यांश, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पद्यांश है, परीक्षा में निश्चित रूप से आपकी हेल्प करेगा और हो सकता है कि सेम टू सेम आ जाए, और अगर आ गया तब तो आनंद ही आनंद है। इसीलिए बच्चों बड़े ध्यान से इसको सही तरीके से समझ के जाइएगा। मैं पढ़ लेता हूँ। सिंह की गोद से छीन तारे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण रे अजान, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। ध्यान रखना, निर्निमेष कौन रहता है? मेष माता, भेड़ की माता। दुर्बल वह छीनती संतान, जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार, पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं, काल चक्र में ही दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज। बड़े ध्यान से पढ़ना, और इसको मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि अब समझने का टाइम नहीं है। समझने के लिए हम हाफ ईयरली एग्जाम के बाद पूरा सिलेबस रिवीजन करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए हम कंप्लीट रिवीजन स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे एक एक चीज़, एक एक टॉपिक, एक एक प्रश्न, एक एक चैप्टर बड़े ध्यान से हम समझेंगे, बड़े अच्छी तरह से उसे पढ़ेंगे, और बोर्ड परीक्षा के लिए हम शानदार ढंग से तैयारी करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, निश्चित रूप से मैं आपको हाईएस्ट लेवल पर ले जाऊंगा, आपको टॉपर्स बच्चों के से रूबरू करवाऊंगा, उनकी कॉपीज़ दिखाऊंगा। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से लगातार बने रहेंगे अगर आप वास्तव में टॉपर बनना चाहते हैं। तो चलिए आज हम परीक्षा की बात करते हैं। एक बार फिर से प्रश्न की तरफ। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। इसमें मेष माता का अर्थ क्या है? मेष माता का अर्थ होता है बच्चों भेड़। भेड़ जो होती है ना, भेड़। हाँ, योग्य जन जीता है, कहाँ की उक्ति है? योग्य जन जीता है, ये पूर्व की उक्ति है, ये पश्चिम की उक्ति नहीं है। पश्चिम का मतलब यूरोपीय देशों की नहीं, बल्कि एशिया की, भारत की उक्ति है, पूर्व की उक्ति है। समर सूर क्रूर नहीं तुम, पंक्ति में समर सूर किसे कहा गया है? समर का मतलब होता है युद्ध, और सूर का मतलब होता है वीर। तो युद्ध का वीर यानी वीर पुरुष को यहाँ पे समर सूर कहा गया है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंह की गोद से छीन तारे शिशु कौन? आप सोचिए कि भेड़ जो होती है ना, भेड़, उसका बच्चा कोई भी चुरा सकता है, लेकिन क्या शेर का बच्चा कोई चुरा सकता है? कोई हिम्मत नहीं कर सकता। तो पंक्ति में सिंह किसका प्रतीक है? सिंह वीरता का प्रतीक है। जो वीर होता है ना, उसकी तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता, लेकिन जो कायर होते हैं, जो भेड़ की तरह होते हैं, उनके बच्चे तक को लोग चुरा करके ले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है वो नीचे आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है कि जागो फिर एक बार फिर से देश को जागृत करने के लिए कवि ने यहाँ पे ये बात कही है। अभिशप्त शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अभिशप्त का मतलब होता है अभिशाप, सांप से ग्रसित, और इसका विपरीत शब्द होगा वरदानी, यानी वरदान जिसको मिला हुआ हो। तो ये आपका हो गया अभिशप्त। अब देखिए खंड ब की शुरुआत करते हैं। खंड ब में कुछ प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आंसर मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इसकी कॉपी जो है वो पीडीएफ आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे हैं, जो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर भी मैं ये पीडीएफ आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या आशय है? बच्चों, टीवी में जो समाचार प्रसारित होते हैं तो उसके 7 चरण होते हैं, उसमें से एक चरण होता है ब्रेकिंग न्यूज़। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, या इसका दूसरा नाम फ्लैश भी है, तो ये क्या है इसको पढ़ेंगे आप कंप्लीटली, आप लोग पढ़ लेना। मैं पेपर का अगला प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट बताता हूँ, कंप्लीट पेपर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा प्रश्न है कविता के बहाने शीर्षक कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि चिड़िया की उड़ान और फूलों के विकास से भी अधिक काल्पनिक उड़ान और भावनात्मक सुगंध वाली होती है कविता। तो इसे आप लोग बच्चों पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न बता देता हूँ। अगला प्रश्न है कि त्याग और दान के विषय में जीजी के क्या विचार थे? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर बताना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है कि यशोधर बाबू अपने घर में देर से क्यों आते थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पिछले हमारे मॉडल पेपर में भी हमने इसे लिया था, इस बार भी लिया। इसका मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से याद करें, या तो आपकी हाफ ईयरली में आएगा, और अगर हाफ ईयरली में नहीं आया तो आपकी वार्षिक परीक्षा में तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आएगा। अगला क्वेश्चन है एकल परिवार विषय पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिए। देखो आलेख जो है बच्चों, ये आपका परीक्षा में एक प्रश्न आएगा, तो आपको लिखना है, आपको टॉपिक दिया गया एकल परिवार। अब इस पर
आलेख जो आप लिखेंगे तो लिखना है कि प्राचीन काल में हमारे देश में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, लेकिन आज एकल परिवार प्रथा प्रचलित है। इसमें पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार में अपना हित प्रमुख माना जाता है। इसमें सामाजिकता का अभाव होता है। बस ये हो गया आपका एक आलेख जो आपने एकल परिवार पर लिखा है। इसी तरीके से जो भी टॉपिक दिया जाता है उस पर जो भी आपके विचार है वो लिख दीजिए, छोड़ना नहीं है। किसी प्रश्न को आप परीक्षा में छोड़ेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, अब खंड स जो शुरू होता है यहाँ पे थोड़े बड़े प्रश्न हैं, तो बड़े प्रश्न भी एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ और पीडीएफ में शेयर करूंगा, आप लोग इसको वहां से देख लेना। आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं से अवगत कराया है? तो हरिवंश राय बच्चन की जो पहली रचना है बच्चों आत्म परिचय, और इनकी दूसरी रचना एक गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आत्म परिचय कविता में जग की सारी समस्याओं का उत्तरदायित्व अपने पर लिए और साथ ही सबके लिए जीवन में प्यार लिए कवि जो है वो फिरता है। तो उत्तरदायित्व से कभी घबराता नहीं है और जीवन में सबको मस्ती का संदेश जो है वो कवि देता है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज में किस पर व्यंग किया गया है? तो इसमें कवि ने पैसे से पत्रकार थे और जो प्रिंट यहाँ पे हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कवि ने एक व्यंग किया है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बड़े प्रश्न है, पढ़ेंगे। मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखाता हूँ। बाजार दर्शन पाठ में चित्रित भगत जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। आप लोग डाल देना भाई, परीक्षा में अच्छी तरह से डाल देना और डाल देंगे, मुझे पूरी आशा है, विश्वास है आप लोगों पर। पहलवान की ढोलक कहानी में व्यक्त सामाजिक विसंगतियों को स्पष्ट कीजिए। आप अच्छी तरह से पढ़ लेना इसको और परीक्षा में आराम से करके आइएगा। यशोधर बाबू की पत्नी की प्रमुख विशेषता बताइए। ये तो और भी अच्छी तरीके से आप बता सकते हैं बच्चों, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे कि वो दबी हुई नारी नहीं है, आधुनिकता की चाह वाली नारी है और पति के प्रति विद्रोह की भावना उसके मन में है, इसलिए हर बात जो वो काट देती है। जूझ आत्मकथात्मक अंश में आनंद को जूझारू अर्थात संघर्षशील चित्रित किया गया है। स्पष्ट कीजिए। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ करके जाना है ताकि आप वहाँ पे इसे चित्रित कर सकें। लेखक धर्मवीर भारती का लेखक परिचय दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना और अभी याद कर लेना। धर्मवीर भारती जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद करके जाएंगे आप लोग। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। हाँ, एन कोडिंग से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान रखना कि जो संदेश भेजा जाता है उसके अलग अलग जो चरण होते हैं उसमें एक होता है एन कोडिंग। तो एन कोडिंग में जो शब्द होते हैं, संकेत होते हैं, ध्वनि चिन्ह होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है, अतः प्राप्तकर्ता को समझने योग्य कूटों को संदेश में बांधना एन कोडिंग कहलाता है। कूटीकरण भी हिंदी में इसे कहते हैं। क्लाइमैक्स क्या होता है? तो ये जो परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, किसी भी घटना, सूचना आदि का संपूर्ण उद्घाटन, वास्तविक रूप से परिचय कराना या उस चरम बिंदु पर पहुंचाना जहां से पूरी घटना का सार समझते हुए निवारण की दिशा में परिवर्तित होता है, वहां पे वो क्लाइमैक्स कहलाता है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा आलोक धनवा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। बच्चों अच्छी तरह से आप लिखना। निराला जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, आलोक धनवा का हम पिछले क्लास में भी कर चुके हैं, पहले मॉडल पेपर में भी कर चुके हैं। अब देखो सप्रसंग व्याख्या आ सकती है, तो ये आ सकता है सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। अच्छी तरह से पढ़ लेना आप लोग। और यहाँ पे सबसे पहले संदर्भ लिखना है, संदर्भ में कवि का नाम, कविता का नाम लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग लिखना है, उसके बाद फिर व्याख्या करनी है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आपको एक और यहाँ पे अथवा में मिलेगा, इसको भी आप कर सकते हैं। संदर्भ प्रसंग पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा, वहां से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं। अब यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये आपकी किताब से आएगा, आप लोग इसे पढ़ेंगे अच्छी तरह से और इसकी व्याख्या कर लेंगे। मुझे पूरी आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास भी है आप पर बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका भी अथवा में है, तो कोई एक, दोनों में से कोई एक आपको करना है। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। अब हमारे पास शुरू होता है बच्चों हमारा जो पत्र एवं प्रारूप लेखन है। तो इस पत्र और प्रारूप लेखन में मैंने एक निविदा आपको कैसे लिखनी है पहले बता दिया था। एक और प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है निविदा का। तो यहाँ पे जो निविदा होती है वो सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पे राजस्थान सरकार लिखना है, उसके बाद कार्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको लेफ्ट साइड में आपको उसका क्रमांक लिखना है, उसके बाद दाहिनी साइड में उसका तारीख लिखनी है और नीचे आप सेंटर में लिखेंगे निविदा सूचना संख्या और वर्ष, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके से लिखना है कि राजस्थान के राज्यपाल की ओर से ये यहाँ से शुरुआत की जाती है। तो ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, इसलिए अब यहाँ पे टाइम में ज़्यादा आपका ख़राब ना करके आगे बढ़ता हूँ। एक आपको यहाँ पे विज्ञप्ति लिखनी है, तो बच्चों विज्ञप्ति कैसे लिखते हैं वो भी अब यहाँ पे हमने देख लिया है।
और अब अंत में आपको एक लिखना है निबंध। तो निबंध आपको इस विषय में लिखना है, किसी एक विषय पे लिखिए और कोशिश करिए योग की उपादेयता अच्छी तरह से याद करके जाइए, क्योंकि वर्तमान में इसकी बड़ी प्रासंगिकता है। तो यहाँ पे जो है वो पूछा जा सकता है। इंटरनेट पर हमने पिछली क्लास में जो है वो लिख चुके हैं, बालिका शिक्षा पर भी हम पिछली क्लास में लिख चुके हैं। तो अब योग की जो उपादेयता है उस पर आप एक निबंध लिखें। सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद 2-3-4 पॉइंट लिखेंगे आप, जैसे योग का आशय, योग किसे कहते हैं, योग का महत्व क्या है, वर्तमान में योग की स्थिति क्या है, और अंत में आपको उपसंहार लिखना है। तो ठीक है, लास्ट में यहाँ पे आप देखो लिखेंगे उपसंहार। तो ये हमारी दूसरी जो बच्चों मॉडल पेपर था दूसरा, उसका हमने किया है ये दूसरा भाग, और इसी तरीके से मैं आपको 1-2 मॉडल पेपर और अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि शाम को आज जो जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा उसके आधे घंटे के भीतर हम आपका मॉडल जो पेपर होगा, आपका ओरिजिनल पेपर जो होगा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। आप अपने आंसर का मिलान कर लीजिएगा, उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको चैनल पसंद आया है, आपको ये क्लास पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।